हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर लिसनर्स, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल नॉलेज टू एजुकेट। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनते चलना है और ये टॉपिक आज आपकी हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग टेक्निक, जो कि रिसर्च का टॉपिक है। चलिए आइए पहले समझते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं और ये कुछ लोग पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर के समझाऊं। आप फल के दुकान पे गए और आपको ग्रेप्स लेना है, अंगूर खरीदने हैं। तो आप क्या करते हो, उसमें से कुछ एक दो अंगूर तोड़ते हो और चख के देखते हो कि मीठा है या नहीं, कहीं खट्टा तो नहीं है। तो आप क्या किए, थोड़ा सा एक दो निकाल करके आपने एक दो अंगूर तोड़ा और टेस्ट किया, उससे आपको पूरे अंगूर का पता लग गया कि अंगूर मीठा है या नहीं। तो यही सैम्पलिंग, ठीक बड़ी सी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना और ये कुछ लोग पूरे ग्रुप को, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो फील्ड है रिसर्च का है, तो रिसर्च में क्या है कि हमें इंडिविजुअल्स पे डाटा कलेक्ट करना होता है, इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट करना होता है। तो हर एक इंडिविजुअल के पास जाना, डाटा कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं और उससे हम अनुमान लगा लेते हैं, इन्फ्रेंसेस निकाल लेते हैं कि पूरी पॉपुलेशन का क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो दो प्रकार की सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, चांसेस। तो इसमें इंडिविजुअल का सिलेक्ट होने की चांसेस रहेगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा कि इंडिविजुअल की सिलेक्ट होने की चांसेस नहीं रहती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है सैम्पलिंग टेक्निक्स और मेथड्स। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में चार प्रकार के हैं: रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। वन बाय वन करके सबको अच्छे से हम लोग समझेंगे। पहले बस आप देख लो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम ये समझ लें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है कि हर एक इंडिविजुअल का चांस रहता है सिलेक्ट होने का, सैंपल में आने का, ठीक है, सैंपल बनने का। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज नॉन जीरो चांस। नॉन जीरो चांस यानी कि उनकी चांस है सिलेक्ट होने के लिए, यानी कि सैंपल बनने के लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो है जिसमें हर एक इंडिविजुअल पे चांस रहता है कि वो सिलेक्ट हो जाए, यानी कि सिलेक्ट होने का मतलब कि वो सैंपल बन जाए। आप कहीं डाटा कलेक्ट करने गए तो आप किससे डाटा कलेक्ट करोगे, किसी न किसी इंडिविजुअल से। तो उस इंडिविजुअल की चांस है कि आप उससे डाटा कलेक्ट करो। ठीक है, ये होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं इसके जो और भी टाइप्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं, एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए, वो सैंपल बन जाए। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि चीट स्कोर जैसा करते हैं। क्या करते हैं, एक बड़े से डब्बा लेंगे या फिर पॉट लेंगे, उसमें बहुत सारे नाम लिख करके रख देते हैं। तो उस पॉट में जितने भी नाम है सबका सिलेक्ट होने की चांसेस है, इक्वल चांस है। अब कोई आएगा उसमें से कोई एक को उठाएगा, तो अब उसमें से कोई एक उठाया तो वो सिलेक्ट हुआ। तो चांस तो सबका था, उस पॉट में सबका नाम था, सब भी सिलेक्ट हो सकते थे, पर कोई एक सिलेक्ट हुआ। तो यानी कि उस ग्रुप में हर एक व्यक्ति का इक्वल चांस होता है, तो वो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं कि हर nth मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि सिस्टम से। ठीक है, मान लो आपके पास 50 लोग हैं, 50 लोगों में से आपको सैंपल लेना है, यानी कि 50 में आप सबको तो लोगे नहीं, कुछ लोगों को सिलेक्ट करोगे। तो कुछ को सिलेक्ट करने के लिए मान लो आपने रूल बना दिया, सिस्टम बना दिया कि पहले को सिलेक्ट करेंगे, लाइन से सबको एक साथ कर दिए, रोल नंबर वाइज कर दो 1 से 50 तक। पहला रोल नंबर को आप सिलेक्ट करोगे, फिर दूसरे को छोड़ दो, तीसरा को करोगे, फिर चौथे को छोड़ दो, पांचवा को करोगे। यानी एक को छोड़ छोड़ के अगले को सिलेक्ट करते जाना है, यानी कि सिस्टम से करना है, हर nth मेंबर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यह है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं कि बड़ी सी पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, सब ग्रुप में, यानी छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और उस ग्रुप में से फिर रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक व्यक्ति का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। ठीक, वैसे ही क्या करेंगे, एक बड़ी सी पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और हर ग्रुप से एक एक मेंबर या दो दो मेंबर जितना सिलेक्ट करना है रैंडमली सिलेक्ट कर लेना। ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जैसे कि आप अलग अलग ग्रुप बना दो, एक बड़ी सी पॉपुलेशन गई, आप मान लो किसी गांव में गए, उस गांव में बहुत सारी पॉपुलेशन है, कुछ फीमेल है, कुछ मेल है, कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ एडल्ट हैं, कुछ बूढ़े लोग हैं। तो हर एक को अलग अलग कैटेगराइज करके ग्रुप बना दो और हर ग्रुप में से आप कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लो, उससे पूरा पॉपुलेशन का आइडिया लग जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। पहले एक स्ट्रेटा बनाओ, ग्रुप बनाओ,
बड़ी सी पॉपुलेशन को ग्रुप में कन्वर्ट करो और उस ग्रुप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लो। ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रुप। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बड़ी सी पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उस ग्रुप में से किसी एक या दो क्लस्टर को ही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाऊं, आपको नर्सेज के ऊपर मान लो स्टडी करना है, किसी डिस्ट्रिक्ट का नर्सेज किसी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं कि मान लो आप नर्सेज के ऊपर स्टडी करना चाह रहे हो। ठीक, तो नर्सेज के ऊपर स्टडी करने के लिए आपने क्या करा, किसी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स को काउंट करा, कितने हॉस्पिटल्स हैं। तो मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 20 हॉस्पिटल हैं, 20 हॉस्पिटल है यानी कि 20 क्लस्टर हो गए, 20 जगह नर्सेज हैं। तो उन 20 जगहों में से आप कुछ क्लस्टर को सिलेक्ट करो, यानी 20 हॉस्पिटल में से 5 हॉस्पिटल को सिलेक्ट करो और उन 5 हॉस्पिटल के जितने भी नर्सेज हैं उनके ऊपर स्टडी कर लो, उनसे सैंपल ले लो। आपको इन 5 हॉस्पिटल का सैंपल लेने से पूरे 20 हॉस्पिटल का क्या हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा, अनुमान लग जाएगा। ठीक है, तो ये है क्लस्टर सैंपलिंग। चलिए आगे समझते हैं। हमने क्या समझा था, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक, तो सिंपल रैंडम सैंपल में क्या करते हैं, मान लो ये पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरे सैंपल में इंक्लूड होंगे। ठीक, सिस्टमैटिक में क्या है कि सिस्टम से हर nth मेंबर को, पहला हमने कैसे मान लिया, मान लो पहला इसे सिलेक्ट करिए, फिर इसके बाद 2 लोगों को छोड़ा, फिर इसके बाद इनको सिलेक्ट किया, फिर 2 लोगों को छोड़ा, फिर इनको सिलेक्ट किया, यानी सिस्टम से हर nth मेंबर को सिलेक्ट करना। स्ट्रेटिफाइड में क्या करा, स्ट्रेटिफाइड में हमने क्या करा, एक बड़ी सी पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के बाद इसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया, रैंडमली सिलेक्ट कर लिया किसी को, यानी कि पहले ग्रुप बनाओ उसके बाद रैंडमली सिलेक्ट कर लो, इस तरीके से सिलेक्ट कर लो, तो उसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड सैंपल। ठीक है, अगला है क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर में मैंने आप लोगों को बताया कि बड़ी सी पॉपुलेशन का ग्रुप बनाओ और इस ग्रुप में से कि कुछ ग्रुप को सिलेक्ट करो। मान लो इन 2 ग्रुप को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो इन 2 ग्रुप के ऊपर स्टडी कर लेंगे और इन 2 ग्रुप से हमें पूरी क्लस्टर की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या है कि हर एक मेंबर का सिलेक्ट होने के चांस नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या था, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर एक के पास चांस था कि वो सिलेक्ट हो सकता है, यानी कि वो सैंपल का मेंबर बन सकता है। पर नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है कि हर एक व्यक्ति को चांस नहीं है सिलेक्ट होने का, जिसको सिलेक्ट करना चाहेंगे वही सिलेक्ट होगा, यानी हर मेंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू टेक पार्ट। कहने का मतलब ये है कि कन्वीनियंस सैंपलिंग में वो ही लोग सिलेक्ट होंगे जो चाहते हो कि सिलेक्ट हो जाए, या फिर हमारे सहूलियत के हिसाब से जो मुझे अवेलेबल मिला मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये होता है कन्वीनियंट सैंपलिंग। चलिए आगे देखते हैं पर्पोजिव सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो अपने पर्पज के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करता है। मान लो किसी हॉस्पिटल में नर्सेज के ऊपर उसे रिसर्च करना है और वहां से वो सैंपल लेने गया, तो सैंपल लेने गया तो हर एक नर्स को उसने सिलेक्ट नहीं किया, उन्हीं नर्स को सिलेक्ट किया जो जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, वो अपने पर्पज के हिसाब से अपने जजमेंट को डिसाइड कर रहा है कि मुझे किसे सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से वो सिलेक्ट कर रहा है, इसलिए हुआ जजमेंटल सैंपलिंग। अगला है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि हम जिसके पास गए सैंपल लेने के लिए वही इंसान अगले सैंपल के बारे में बताएगा। ठीक है, यानी कि जिस सब्जेक्ट के पास हम गए वही रिक्रूट करेगा फ्यूचर सब्जेक्ट को। ठीक है, मान लो अगर किसी को ऐसी बीमारी है जो बहुत कम देखने को मिलती है, तो आप सैंपल उसको कलेक्ट करने गए, उसके पास गए, आपने उसे डाटा कलेक्ट किया, फिर वही इंसान बताएगा कि उसके जैसा और कौन है, तो फिर आप उसके पास जाओगे, तो ऐसे कर करके आप डाटा कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। चलिए आगे देखते हैं, यहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कन्वीनियंट सैंपलिंग में क्या था कि हम अपनी मर्जी से जो हमारे कन्वीनियंस में जो सबसे इजी लगा उसे सेलेक्ट कर लिया, या फिर जो पार्टिसिपेट होना चाहता था उसे हमने पार्टिसिपेट करा लिया। मान लो आप ये हो रिसर्चर, आपका कन्वीनियंट हुआ कि जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उन्हें सिलेक्ट कर लूं, क्यों जाना दूर घूमने, क्यों पैसा अपना वेस्ट करना, तो आपने सहूलियत के हिसाब से उन्हें सेलेक्ट कर लिया, तो ये हुआ कन्वीनियंट सैंपलिंग। अगला है पर्पोजिव सैंपलिंग। पर्पोजिव में क्या था, हम अपने पर्पज के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे। हमारा इनसे मतलब है, इनको सैंपल में लेना, हमने इनको लिया, इनसे मतलब है, इनको लिया, इनसे मतलब नहीं था, इन्हें नहीं लिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि हॉस्पिटल में हम उन्हीं नर्स को सिलेक्ट किए सैंपल में जिनके पास 5 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस हो, बाकी लोगों को नहीं किया। तो मान लो इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा,
बाकी लोगों के पास नहीं था, ये फ्रेशर होंगे, तो हमने अपने पर्पज के हिसाब से उन्हें सिलेक्ट कर लिया। स्नोबॉल में हमने क्या सीखा? स्नोबॉल में आप रिसर्चर हो, आप एक के पास गए, इस इंडिविजुअल के पास, और इसके पास कोई ऐसी बीमारी है जो हर किसी को नहीं होता, तो ये इसके पास पर इंफॉर्मेशन है किनको हुआ है, तो ये क्या करेंगे, हमें इसके सजेस्ट करेंगे, इसको सजेस्ट करेंगे, इसको सजेस्ट करेंगे, मैंने यानी कि एक से ही हमें पता, एक के पास गए, वही इंडिविजुअल हमें दूसरे इंडिविजुअल के बारे में बताया और वो दूसरा इंडिविजुअल हमारा सैंपल हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है? द रिसर्चर इंश्योर्स दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेड इन ए सैंपल टू ए स्पेसिफिक एक्सटेंट। कहने का मतलब ये है कि रिसर्चर इस चीज का ध्यान रखता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो जो सैंपल में एक एक्सटेंट में ही हो, स्पेसिफिक एक्सटेंट पे ही हो। कहने का मतलब ये है कि आप रिसर्च करने गए, पर आपको चाहिए कि 20 फीमेल हो और 40 मेल हो, यानी कि 20 फीमेल और 40 मेल के ऊपर ही आप रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हो, उनका ही सैंपल लेना चाहते हो, तो आप स्पेसिफिक एक्सटेंट पे ही रख रहे हो ना, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रख रहे हो कि 20 मेल चाहिए और 40 फीमेल चाहिए। ठीक है, आपको मैं एक और एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें लिख करके आता है कि जनरल वाले लोग 20 होंगे, SC ST वाले 80 होंगे, OBC वाले 60 होंगे। ये क्या है? कोटा बना रहे हैं ना, तो स्पेसिफिक ही चाहिए कि इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये होता है कोटा सैंपलिंग। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।